हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं द हिंदू एडिटोरियल का जो कल आपको मैंने पैसेज समझाया था उसके आंसर्स बताने वाला हूँ। ठीक है। अ, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और आई एम श्योर अब तक आपने उनके आंसर्स ढूंढ लिए होंगे। तो चलिए उनको समझते हैं। तो ठीक है, ये उसकी वोकैबलरी थी, है ना। ये पैसेज था जहाँ पे, है ना, आईएमएफ के द्वारा जो भी अजम्पशंस थे जो उन्होंने समझा था जनवरी में, और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से जब वो अजम्पशन ले रहे हैं तो उनमें क्या गैप है, क्या डिफरेंस है और क्या करना चाहिए, ये पैसेज उसके बारे में था। तो चलिए इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द आईएमएफ से दैट द क्राइसिस इज लाइक नो अदर। ऐसा क्या था जिससे आईएमएफ को ये लगा कि क्राइसिस पहले जैसे, है ना, कभी नहीं है, ये सबसे बड़ी क्राइसिस है अब तक की, ऐसा वो मान रहे हैं। तो ये बात कहाँ पे कही गई थी, आइए देखते हैं, है ना। तो पैराग्राफ 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये क्राइसिस इज लाइक नो अदर, है ना। तो इस पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। फेस्ड विद द स्टार्क रियलिटी ऑफ स्वीपिंग शटडाउन्स ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमीज worldwide, the fund last week acknowledged that the current crisis is like no other, forecasting the sharpest contraction in world output since the Great Depression. Great Depression के बाद ये सबसे बड़ा है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। शार्पेस्ट तब से लेके अब तक है, और उन्होंने 3% डिक्लाइन की बात की हुई है ना। तो क्या ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है अपने पास में। पहला, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या आपको यहाँ पे डेथ का ही नजर आया, है ना। इस पूरे में लॉकडाउन की बात तो हुई है, लेकिन क्योंकि ये पूरा पैसेज इकोनॉमिक, है ना, एक्टिविटी को है ना डील करता है, केटर करता है, या फिर इकोनॉमिक रिलेशन की बात करता है, इसलिए इसमें डेथ का कोई रिलेशन नहीं है नहीं है। तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता है। बी ने बोला, बिकॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कि जितने भी विश्व में इकोनॉमीज हैं सबकी ग्रोथ स्लो हो रही है। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है, तो मे भी इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द इम्पैक्ट हैज बीन वर्ल्ड वाइड, इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड हुआ है, बिल्कुल ये भी यहाँ पे मेंशन है। और डी कहता है, बिकॉज देयर करंट फोरकास्ट डिफर्स फ्रॉम द वन मेड इन जनवरी, क्योंकि उनका फोरकास्ट जनवरी में अलग था और अब अलग है, इसलिए, है ना, वो ऐसा कह रहे हैं। तो डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा हम चूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से वापस पैसेज में चलते हैं, वहां से हम थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि क्राइसिस, है ना, लाइक नो अदर, पहले जैसी क्राइसिस बिल्कुल नहीं है, और ग्रेट डिप्रेशन से लेके अब तक सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको इसमें नजर आ रहा है। और पूरे वर्ल्ड में ऊपर क्या लिखा हुआ है, शटडाउन कैसे हुई है पूरी वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमीज, है ना, ऑलमोस्ट इंटायर इकोनॉमीज जो वर्ल्ड वाइड की हैं वो शट डाउन हो गई हैं। अब वापस चलते हैं इसमें। तो, है ना, स्लो ग्रोथ रेट की बात जरा सी गड़बड़ लगती है, तो 20 का आंसर नहीं हो सकता है। और इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ है, ये इसका आंसर दिख रहा है हमको, तो सी यहाँ पे हमें मार्क करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द की अजम्पशंस बाय द आईएमएफ। आईएमएफ ने क्या क्या अजम्पशन लिया हुआ है, देखते हैं। पहला, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s वाज बिगर देन द वन वी आर फेस्ड विद। बिगर था कि ये उससे बड़ा है, क्योंकि वहां लिखा था द क्राइसिस लाइक नो अदर, ये लिखा ना यहाँ पर द क्राइसिस लाइक नो अदर। तो पहला तो रॉन्ग हो जाता है, अजम्पशंस में ए इसका आंसर नहीं हो सकता। और ए नहीं हो सकता है तो बी गलत हो गया, है ना, बी गलत हो गया, और वजह से क्योंकि ए इसका आंसर नहीं है तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। फिर बी कहता, देयर विल बी रिवाइवल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी वेरी सून। हाँ, बहुत जल्दी रिवाइवल हो जाएगा, ऐसा वो मान रहे हैं। फिर पेंडेमिक विल स्लो डाउन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर, ये भी वहां पे मेंशन था, ये दोनों हमको दिख रहे हैं। तो क्या बीसी को मार्क कर दें। अब डी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज नॉट रिएक्टिंग प्रोएक्टिवली टू एंश्योर दैट वंस द लॉकडाउन इज ओवर इट कैन सर्वाइव। इंडिया क्या प्रोएक्टिवली रिएक्ट नहीं कर रहा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो इंडिया की बात यहाँ पे लिखी है, द सेंटर नीड्स टू प्रोएक्टिवली कमिट, माने सेंटर को चाहिए कि वो कमिट करे, पर नहीं कर रहा, क्या हम ये कह सकते हैं। तो आंसर है ये हम नहीं कह सकते, तो डी इसका आंसर नहीं होगा, है ना, डी इसका आंसर नहीं होगा। तो बी एंड सी ऑप्शन 3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से क्या आप इन्फरेंस निकाल सकते हैं, क्या चीज आप समझ सकते हैं। तो पहला है, द इकोनॉमी ऑफ चाइना विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड वन, सबसे बुरा असर चाइना पे पड़ेगा, है ना, इसको भी रोकते हैं।
इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ दिस पैंडमिक। इस पैंडमिक को सॉफ्टन करने के लिए, माने इसका असर कम करने के लिए इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है क्या? एक बार इसको भी हमें रोकना है, आगे हम पैसेज में जाकर वापस इसको देखेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन द एफर्ट्स टू कर्व इट एक्चुअली प्रोलॉन्ग्ड द इफेक्ट, कि जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो एफर्ट लगाए थे उस एफर्ट से, है ना, इसका जो असर है वो और लंबा चला गया। तो ये भी हमें देखना, रुक जाते हैं। इंडिया हैज शोन साइंस ऑफ कंटेनिंग द वायरस एंड विल सून ओपन इट्स इकोनॉमी। इंडिया ने साइंस दिखाए हैं और बहुत जल्दी इकोनॉमी को ओपन करने वाले हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो पहला हमें चाइना के बारे में पढ़ना है कि चाइना के बारे में इकोनॉमी से जुड़ी हुई कोई बात दिख जाए तो देखते हैं क्या अफेक्शन सबसे बड़ा उसमें दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं चाइना कहाँ पे लिखा हुआ है। पहला तो ये हो गया, है ना, चाइना ऊपर था क्या, चाइना, ये चाइनीज अथॉरिटी लिखा हुआ है, चाइना जीडीपी लिखा हुआ है, और लिखते हैं यहाँ पर चाइना अथॉरिटीज, है ना, कमेंट, फिर टोल्ड G20 द ग्लोबल ग्रोथ 0.1%, है ना, चाइना जीडीपी forecasted would expand by 5.6% this year पर 0.4 percentage points slower than assumed in January। तो जनवरी में जो assumption था उससे स्लो है। फिर आगे लिखा है चाइनाज फोरकास्ट टू ग्रोथ ऑफ 1.2% साइटिंग, है ना, इंडस्ट्रियल इतना इतना लिखा हुआ है, चाइनीज रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। पर कहीं पर भी ये लिखा है क्या कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा असर इस पे पड़ने वाला है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? आगे वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं, यहां कहीं लिखा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखो स्टार्टिंग के दो वर्ड जो हैं उसमें इंडिया आ गया, देखो पैराग्राफ चेंज हो गया, है ना, यहाँ पे ये दिखा दूं आपको मैं, ये है ना, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया और यहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्योंकि नया पैराग्राफ स्टार्ट होने पे इंडिया लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली पूरा पैराग्राफ इंडिया के बारे में ही होना चाहिए। तो हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वर्स्ट अफेक्टेड है, तो पैसेज से ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं भी नहीं मिलती है। ओके, फिर इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक। अब हमें कहाँ जाना चाहिए, पैराग्राफ 1 में कि 2 में? तो नोटिस हमने किया कि पैराग्राफ 2 में शुरू हो रहा था। देखते हैं इंडिया के बारे में, प्रोजेक्शन ग्रोथ फिस्कल ईयर स्टार्टेड 1 अप्रैल, है ना, जनवरी, दिस अगेन अपीयर्स टू predicated funds baseline scenario assumes the pandemic would fade second quarter allowing containment unwound economic, another assumption of IMF economist। ठीक है, अब और नीचे कहीं देख लेते हैं, ग्रेट डिप्रेशन की बात हुई है, प्रीमेच्योर लिखा हुआ, मतलब यहाँ से, है ना, ये यहाँ पे जेटिसन स्टार्ट्स के बाद फिर यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो क्या यहाँ तक आपको कहीं पढ़ने में ये लगा कि इंडिया के पास रिसोर्सेस नहीं है? ठीक है, और एक बात वहां पे और लिखी हुई थी कि इंडिया हैज नाउ शोन साइंस ऑफ कंटेनिंग द वायरस, क्या ये बात यहाँ पे लिखी हुई है? तो हम श्योर आपने नोटिस किया होगा। तो ना तो इसमें बी कहीं मेंशन है और ना ही कहीं यहाँ पर डी मेंशन है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, अभी हम पढ़ ही रहे थे, पढ़ना शुरू किया था हमने यहाँ पर, है ना, ग्रेट डिप्रेशन व्हेन प्रीमेच्योर एफर्ट्स टू रन बजट डेफिसिट प्रोलॉन्ग द डाउनटर्न। आइए पढ़ते हैं इसको। तो लिखा हुआ है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो एफर्ट्स लगाए गए थे उससे इफेक्ट जो है और लंबे समय तक चल गया, यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। जब यहाँ पे एक ही बिना ब्लैंक रखा हुआ है तो आप यहाँ से ऐसा हटा दें, फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए। ओह आई एम सॉरी, तो इसमें 2 ब्लैंक्स हैं इसलिए मैंने ब्लैंक्स लिखा होगा, ये डबल फिलर्स है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अनदर की डैश बाय द IMF इकोनॉमिस्ट्स इज द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सपोर्ट टू नर्चर द डैश वंस एक्टिविटी रीस्टार्ट्स। ठीक है, तो डबल फिलर्स में एक बात ध्यान रखना कि आप कभी भी किसी एक ब्लैंक को, आपने सिर्फ पहला ब्लैंक देखा या फिर आपने सिर्फ दूसरा ब्लैंक देखा, ऑप्शन चेक किए और आपको लगा कि हाँ ये तो मैच कर गया और आपने चूज कर दिया, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। क्योंकि जब डबल फिलर्स होते हैं, डबल ब्लैंक्स होते हैं, तो फिर आपको दोनों को फिट करके देखना होगा कि क्या दोनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला वाला। तो अनदर की के साथ में, की के साथ में फैक्टर वर्ड मैच कर जाता है, अनदर की अजम्पशन मैच कर जाता है, अनदर की प्रोसेस मैच कर गया, ठीक है ना, अनदर की डेवलपमेंट भी मैच कर गया। तो पहले ब्लैंक के पहले सारे वर्ड्स तो मैच कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। नर्चर लिखा है यहाँ पे, देखो, है ना, नर्चर माने क्या होता है, पालना पोसना। क्या ये नेगेटिव वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना।
तो क्या हम किसी प्रॉब्लम को नर्चर कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम नर्चर प्रॉब्लम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कंजर्वेटिज्म, ये पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? किसी इनोवेशन को, किसी भी चेंज को इनवाइट अटेंशन ना देना या उसको स्वीकारना नहीं, ये होता है कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता कह सकते हैं, पुरानी दक्यानुसी ख्याल उसमें हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ड थोड़ी है, ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसको भी नर्चर नहीं करेंगे। अब देखते हैं, नर्चर द सिचुएशन एंड नर्चर द रिवाइवल। ठीक है। अनदर की प्रोसेस बाय द IMF's इकोनॉमिस्ट। ठीक है, पढ़िए। अनदर की प्रोसेस बाय द IMF's इकोनॉमिस्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सपोर्ट क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो कहीं से भी नजर नहीं आया मेरे को, और प्रोसेस नजर मुझे नहीं आया, तो इसमें हम ऑप्शन सी को भी मार्क नहीं करेंगे। अब यहां से मैं श्योर हो गया कि भाई पहले वाले में तो आपको अजम्पशन वर्ड का इस्तेमाल ही करना होगा, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है ना। अब हमको देखना है कि सिचुएशन और रिवाइवल में से कौन सा आ सकता है, तो पढ़ के देख लेते हैं। अनदर की अजम्पशन बाय द IMF's economists is the availability of policy support to nurture the situation once activity starts, या नर्चर द रिवाइवल वंस एक्टिविटी स्टार्ट्स। एक बार एक्टिविटी रीस्टार्ट हो जाती है तो नर्चर सिचुएशन को करेंगे कि नर्चर रिवाइवल को करेंगे, है ना। पुनः है ना स्थापित करना होता है रिवाइवल, और स्थिति होती है सिचुएशन। तो गिवन सिचुएशन के हिसाब से और पैसेज के हिसाब से भी इसका आंसर डी ही आना चाहिए था। ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा। हाँ, इसमें आपको बी मार्क नहीं करना है। ठीक है, देखो अगर मैं पैसेज को भूल जाऊं और मैं सिर्फ इस ऑप्शन को देखूं और मैं सेंटेंस को पढूं, तो सिचुएशन वर्ड में कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन जब मेरे पास में बेहतर विकल्प होगा तो मैं हमेशा उसको चूज करूंगा। ठीक है, तो रिवाइवल यहाँ पर बेहतर विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, और पांचवा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं ABCD, और आपको इनको सेंटेंस का जो ऑर्डर आपने पैसेज में पढ़ा था, आपको उसके हिसाब से इसको सोच के समझ के, है ना, मार्क करना है। और आपको इसके नीचे 5 विकल्प दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, आपको उनमें से ही चूज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत आसान से बहुत मुश्किल बन सकते हैं। ठीक है ना, आसान तब जब इसमें इंफॉर्मेशन जो है एक स्टोरी फॉर्म में दी जाए, और मुश्किल तब जब सेंटेंसेस लेंदी हो जाए और टेक्निकल वोकैबुलरी या जार्गन जिन्हें कहते हैं वो ज्यादा उसमें हो जाए, जिससे इंफॉर्मेशन को ढूंढना और उनको लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है हमेशा आपका लास्ट, है ना, वेपन होना चाहिए। जब आपके बाकी वेपन्स से आपको उतना इफेक्ट ना नजर आता हो, तो फिर आप इसको चूज करें। स्टार्टिंग में या फिर बीच में इसको मत अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें अगर मैं 50 या 100 कर भी लूंगा, तो उसके बाद एक ऐसा बनेगा ही बनेगा जो मुझे परेशान कर देगा, जिसमें टाइम भी आप देकर आ जाओगे और स्कोर भी उतना डेवलप नहीं होगा आपका। ठीक है ना, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते। जिनके अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके खराब होते हैं, ये जिनके अच्छे हो जाते हैं तो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो है ना गुड लक है उनके लिए, कंग्रेचुलेशन है उनको मैं कहूँगा। लेकिन आप इन जनरल बात कर मैं करूँ तो आपको इसे हमेशा लास्ट वेपन मानना चाहिए। आखिरी दाव आपका ये है कि अगर कुछ नहीं बन रहा है आपका, आपको 1-2 नंबर चाहिए, तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। तो फिर पहले तो क्या करना है, देखो अगर ऑप्शन नहीं दिए जाएं, ठीक है, तो हम अलग प्रकार से इसकी, है ना, अप्रोच हमारी अलग होगी। लेकिन अगर ऑप्शन दिए जाएं तो हम सारी अप्रोच हमारी ऑप्शन बेस पर ही होनी चाहिए। क्या देखा हमने, पहले वाले में AC लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है AD। ठीक है, इधर CA लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ है AB। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है BA। मतलब आपका A से रिलेशन या तो B से बन रहा है, या C से बन रहा है, या फिर D से बन रहा है। ठीक है, मतलब तीनों से ही बन रहा है। तो पढ़ के देखते हैं सबसे पहले A को। तो A ने बोला, एज रिसेंटली एज February 22 द फंड्स चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिविया टोल्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर। माने जॉर्जिविया ने बताया G20 के फाइनेंस मिनिस्टर को। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाना चाहिए, क्या बताया। ठीक है, अब आपका काम बढ़ना चाहिए कि भाई A में तो बताया है कुछ, पर जो बताया गया है वो या तो B में है, या C में है, या तो D में है। क्या बताया गया होगा, तो टोल्ड के बाद में दैट आता है, हमको पता है। तो B में देखिए दैट लिखा हुआ है, और D में देखिए दैट लिखा हुआ है।
ठीक है, तो या तो ए के बाद आप बी मार्क करेंगे या तो ए के बाद में आप डी मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन टोल्ड के साथ में एंड मार्क थोड़ी कर देंगे, तो ए के साथ में सी नहीं हो सकता है, पहला विकल्प कैंसिल हो गया, ठीक है। ए के बाद में सी नहीं आ सकता, टोल्ड एंड बताया और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बी के बाद में सी नहीं आ सकता, ये भी पेयर गलत है, क्योंकि यहाँ पे बी जो सी जो है वो दैट पे एंड हो जाता है और बी दैट से शुरू हो जाता है, तो दो दैट साथ में नहीं आ सकते, माने सी के बाद बी नहीं आ सकता। कहीं है क्या, सी के बाद बी इधर आ गया, सी के बाद बी इधर आ गया, ठीक है। दैट और दैट नहीं आ सकता, तो पांचवा गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। माने सी के बाद में ए आ सकता है या सी के बाद, दोनों में देखो सी के बाद में तो ए ही आ रहा है दोनों में, अब हमें टेंशन खत्म हो गई है ना। माने आपको सी के बाद में ए मार्क करना है दोनों जगह, तो यहां अलग से लिख लीजिएगा कि सी के बाद में ए आपको लगाना होगा, ठीक है। अब या तो डी से शुरू करेंगे वरना बी से शुरू करेंगे। डी ने बोला है दैट द IMF वॉज ब्लाइंड साइडेड बाय द कमेंट्स फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज, और बी ने बोला है दैट ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1% पॉइंट्स लोअर देन फोरकास्ट इन जनवरी, ठीक है। अब हम इसे जोड़ते हैं टोल्ड के साथ में कि क्या कहा गया था, क्या बताया गया था कि क्या IMF ब्लाइंड साइडेड है, ये बताया गया था कि ग्लोबल ग्रोथ 0.1% से कम हो जाएगी, ये बताया गया था, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है पैसेज, तो हमको पता है कि बी ही इसका आंसर आएगा, माने सी ए के बाद में आपको यहाँ पे बी मार्क करना चाहिए, तो हम जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या इसको लॉजिकली या फिर और कोई तरीके से इसको हम लिंक कर सकते हैं क्या, बी को, या फिर है ना कर सकते हैं इसको डी को। तो पढ़ते हैं फिर पहले कि पहले पढ़ते हैं सी के साथ, अच्छा सी से तो हमने पढ़ लिया था, है ना। बी के बाद डी मार्क करके देखिए जरा, बी पढ़ा आपने, टोल्ड दैट ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1% पॉइंट्स लोअर देन फोरकास्ट इन जनवरी, दैट द IMF वॉज ब्लाइंड साइडेड। अब बी के बाद क्या आप डी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बिना किसी कंजंक्शन के, अब बिना किसी कॉमा के या किसी और लिंकिंग वर्ड के आप दो क्लॉजेस जोड़ सकते हैं कभी भी, तो आंसर है नहीं, आप नहीं जोड़ सकते। आप ये बोल सकते हैं कि बी बोलने के बाद आप बोले एंड, उसके बाद आप बोले डी फिर से दैट द IMF, ये तो हो सकता है, लेकिन बिना किसी कॉमा के, बिना किसी है ना कंजंक्शन के आप दोनों बार जोड़ नहीं सकते, माने डी और बी साथ में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 3 बचा हुआ है। तो डी सी, पहले आपका आ गया डी, उसके बाद आ गया सी, उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया बी, ठीक है। दैट द IMF वॉज ब्लाइंडेड बाय द कमेंट्स फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज, ठीक है। एंड WHO इज क्लियर, हाँ WHO इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट एज रिसेंटली एज February 22, और उसके बाद में दैट आपका आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा पैसेज है द हिंदू का, फिर से, है ना। यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए आई एम श्योर, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चे और है ना बता भी रहे हैं हमको बच्चे कि सर द हिंदू हमें समझ में नहीं आता है, डर लगता है। तो बच्चों डर लगता है इसलिए तो डर हटाने के लिए आया हूँ ना, डर मिटाने के लिए तो आया हूँ मैं, ठीक है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो बेखौफ आप हो जाएं, है ना, सारी चिंताएं आप मुझ पे छोड़ दें, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आप मुझे पहचानते हैं कि मैं सारी टेंशन आपकी, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे दे दीजिए, आप मुझे बस बताते जाइए टेंशन है कहाँ कहाँ पर, क्या क्या टेंशन, निवारण सॉल्यूशन सारे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और फिलहाल सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, और आपको द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताते चलें साथ साथ में, ठीक है ना। आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, कितना आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना हद तक कर रहे हैं, तो उसके बिना मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बेटर ये होगा कि आप अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्रॉब्लम मुझे बताते चलें, ठीक है। तो इसी उम्मीद में मैं हम आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो आज का पैसेज भी वही है कि आपको मैं पैसेज समझाऊंगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर अटेम्प्ट करें, और अगले दिन मैं फिर नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, उसमें उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा, और उसके बाद एक और पैसेज में आपको सामने उसके बाद आपको एक और पैसेज में दूंगा, उसे समझाऊंगा, और उसके बाद फिर एक आपको मैं 5 क्वेश्चन का सेट छोड़ दूंगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी, और धीमे धीमे आप ये द हिंदू के एडिटोरियल को समझना सीख जाएंगे, और बहुत ही जल्दी आप खुद भी इसको पढ़ के समझने लग जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, फिर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए होगी। हाँ, एक आध लाइन आप हो सकता है परेशानी में आप आ जाएं, अदरवाइज इन जनरल यू विल नॉट फेस इवन अ सिंगल प्रॉब्लम आफ्टर 15 to 20 days। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें फिर से पहले वोकैबुलरी बार देख लेते हैं और फिर पैसेज में चलेंगे। और आज का पैसेज पिछले दो पैसेजेस से आसान है, ठीक है ना, इजी है। ठीक है, तो ये मत डरना कि भाई द हिंदू से लेकर आया हूँ, ठीक है ना। मैंने पिछले दो पैसेज में रिस्पांस देख लिया आप लोग का, ठीक है। जो है ना डिफिकल्ट लेवल को चाह रहे थे उनको तो बड़ा मजा आया, वो लोग तो कंटिन्यू कर रहे थे मेरी क्लास, लेकिन जिनको लगा कि यार ये लेवल तो बहुत हाई है ना, और मैंने जैसे द हिंदू लिखा वैसे ही वो घबरा गए। तो घबराने से है ना कभी भी आपके सॉल्यूशन का हल नहीं निकलेगा, है ना, आपको सिचुएशन से लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द हिंदू देख के मत घबराइए, आप देखिए कि आपको सीखने को कितना कुछ मिलेगा। थोड़ा सा बस पेशेंस आपको रखना है ना, और साथ साथ मेरे चलते चलना है। ठीक है, ना पीछे रहना है ना आगे भागना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो पहला है टू रेज, एक मिनट जरा मैं लेजर पॉइंटर ले लूं। टू रेज आईब्राउज, आईब्राउज, टू कॉज अदर्स टू रिएक्ट विद सरप्राइज और डिसअप्रूवल, टू कॉज अदर्स टू रिएक्ट विद सरप्राइज और डिसअप्रूवल, कि दूसरे लोग जो हैं आपकी किसी बात को देख के अगर वो भौवें उचका रहे हैं, इसका मतलब वो इस वक्त सरप्राइज्ड हैं, है ना, उनके आंखों में उनके चेहरे पे इस वक्त डिसअप्रूवल झलक रहा है कि आप जो करने जा रहे हैं, है ना, उसको मैं स्वीकारता नहीं हूं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्या कर रहा है, ही इज रेजिंग आईब्राउज। ओके, द मूव, अब मूव के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब मूव का होता है चलना फिरना, कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर रहे थे, और दूसरा होता है कि आपने क्या चाल, और दूसरा होता है कि आपने क्या चाल चली है। अब यहाँ चाल का मतलब है कि आपने क्या कदम बढ़ाए हैं, आपने किसी चीज को, है ना, अचीव करने के लिए आपने क्या क्या किया। ठीक है, जैसे कि मैंने जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में बैठा हुआ था घर पे, तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था, है ना, मैं अपने कुछ पुराने नोट्स उठा के देख लिया करता था, अपनी बच्चे के साथ खेल रहा था। ठीक है, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी बोरियत महसूस होने लगी 10-5 दिन में ही, लग रहा था कि लाइफ आगे कंटिन्यू कैसे करूं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे, है ना, इंटरेस्ट आने लग जाए। ठीक है, तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं। ठीक है ना, तो ये जो मेरा मूव था, what was my move? My move was to create videos on the YouTube। इससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इससे लाइफ में मेरी एक्साइटमेंट आ गई। ठीक है, तो नाउ दिस मूव इज गिविंग मी एक्साइटमेंट। ओके, सो मूव का मतलब दो होते हैं, एक तो चलना फिरना हो गया, दूसरा कुछ करने के लिए कदम बढ़ाना। देन सेकेंड है, सॉरी थर्ड है एक्सप्लॉइट, दैट मीन्स टू यूज टू द फुलेस्ट, मतलब किसी भी, ये रिसोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं खास करके, टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस, माने उसको जितना भी पॉसिबल हो सके आप उसे यूज कर लें। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने कमरा जो है वो किराए पे उठा रखा है। ठीक है, तो होता क्या है उसमें कि कमरा जो है दिन में यूज होता है। मान लीजिए दुकान की बात कर लेते हैं, एक शॉप आपने ले रखी है, तो वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है। ठीक है ना, और दिन में वो चीज आप यूज करते हैं, 8 से 10 घंटे वो चलती है। ठीक है, तो आपको जितना उसका रेंट आता है वो तो आता ही है, लेकिन वो चीज रात में अनयूज्ड है। आप चाहते हैं कि भाई मैं इससे 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे मैं 40,000 रुपये महीना कमाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसी जगह को रात में भी रेंट पे दे सकता हूँ उन लोगों को जो एक्चुअली रात में वर्क करते हैं। जैसे कॉल सेंटर हो गए, दे कैन वर्क एट नाइट, दे यूजली वर्क एट नाइट, राइट। तो आप उनको रेंट पे दे सकते हैं। तो क्या किया आपने, उस जगह का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, माने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर दिया। ठीक है ना, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गन्ने का जूस। अगर कभी आपने पिया हो तो देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उस गन्ने ने जब तक हाथ नहीं जोड़ लिए उस आदमी के सामने, भैया मुझे माफ कर, अब और मैं जूस निकाल के नहीं दे सकता, तब तक वो उस गन्ने को छोड़ता नहीं, उसके ना साइज छोटे कर करके बार बार मशीन में डालता रहता है, और जितना जूस निकलता जाए वो सा जूस निकालता रहता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जितना हो सकता है उतना रिसोर्सेज को यूज करना, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो अब बताइए यहाँ पे ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है कि नेगेटिव में हुआ है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, लेट्स सी कि कितने लोग इस बात को स्वीकारते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन। डिप्रेस की बात हमने पिछले आर्टिकल में भी करी थी। डिप्रेस का मतलब पे क्या होता है
तनावपूर्ण, वैसे तो डिप्रेशन का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है, डिक्रीज करना, है ना, किसी लेवल को देखिए और वहां से एप्रिशिएट और डिप्रेस, ठीक है ना, वो देखिए कि डिप्रेशन आया और एप्रिसिएशन आया, ठीक है। तो यहां पे इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही, क्या लिखा हुआ है, सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं उसमें डाउनटर्न आ जाना, बिल्कुल नीचे की तरफ, है ना, उसमें ढलान आ जाना, और वो काफी लंबे समय तक चले और कैसी हो, सिवियर हो, उसे बोला जाएगा डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन। देन पोस्ट लॉकडाउन, पोस्ट का मतलब होता है के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, लॉकडाउन के बाद, आफ्टर लॉकडाउन हो गया, पोस्ट लॉकडाउन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स, इट मीन्स वन सीइंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी बाय टेकिंग ओवर अ कंपनी, है ना, जैसे अभी एक कंपनी की बात आप कर रहे हैं, एक्स नाम है उसका, और वाई कंपनी जो है उसकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो एक्स जो है बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, है ना, वाई थोड़ा सा कम अच्छी ग्रो कर रही थी, लेकिन किसी वजह से एक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसकी डिक्लाइन होनी चालू हो गई, ठीक है, लेकिन एक्स की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, एक्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत से कस्टमर्स उसके डेटाबेस के हैं जो वाई उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे ही वाई ने देखा कि एक्स कंपनी डूब रही है, उसकी हालत खस्ता है ना, मनी प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो क्यों ना उसको टेक ओवर कर लिया जाए। तो यहाँ पे वाई ने एक मौका देखा अपनी कंपनी को बेहतर करने का, कैसे, एक्स को टेक ओवर करके, तो क्या कहा जाएगा वाई को, तो वाई को कहा जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, ठीक है, तो वाई के लिए आपने क्या यूज किया, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर कहा जाता है ना, मौका परस्त कहा जाता है इस अपॉर्चुनिटिस्ट व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपॉर्चुनिस्टिक होता है उसे बोलेंगे मौका परस्त। नाउ फिशिंग फॉर समथिंग, माने फिशिंग करना क्या होता है, मछली पकड़ना होता है, लेकिन जब आप फिशिंग इन जनरल यूज करते हैं उसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढना। देन है डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज, द एंटिटीज और कंपनीज विच आर सफरिंग टू मेक रेवेन्यू, उन कंपनीज की बात हो रही है जो कंपनी रेवेन्यू बनाने में असमर्थ है, जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही किसी वजह से। देन सिनारियो माने सिचुएशन, परिस्थिति, है ना, शार्प अप कर्व, कर्व के साथ में क्या लिखा हुआ है, अप लिखा हुआ है, ऐसा कर्व जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं अप कर्व। तो शार्प का मतलब क्या हो गया, तेजी से, क्विकली, रैपिडली, टू इंक्रीज क्विकली और रैपिडली। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा नजर आता है कर्व, ये है ना, ये हो गया अप कर्व, माने यहां से ये ऊपर जा रहा है, और मान लीजिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया आपका अप कर्व। देन टू पुल द ट्रिगर, ट्रिगर वैसे आपने गन में या पिस्टल में देखी होगी, लेकिन इन जनरल अगर मैं टू पुल द ट्रिगर कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, टू टेक द डिसीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा निर्णय लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, लेना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई इस समय हमें बहुत समस्या आ रही है, लेकिन ये बात कही कैसे जाए, कैसे बताया जाए कि मैं समस्या से जूझ रहा हूं, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, तो मैं आपसे कहता हूं भाई अगर आप नहीं बताओगे तो सिचुएशन को आप झेलते जाओगे, है ना, आखिरकार क्या होगा कि आप इस सिचुएशन से निपट नहीं पाओगे, तो कभी तो आप बोलोगे ना, ठीक है, तो उस दिन का वेट करने से पहले आप आज ही बोल दीजिए, दैट मीन्स यू नीड टू पुल द ट्रिगर राइट नाउ, आपको ये कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देन टू हैव अ थिन लाइन, दैट मीन्स वेरी माइन्यूट डिफरेंस, इतना हल्का डिफरेंस कि देखने पे भी नजर नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। देन ए नुआंस्ड अप्रोच, दैट मीन्स टेकिंग काउंट ऑफ और इंक्लूडिंग स्मॉल बट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उन डिटेल्स की बात हो रही है जो छोटी छोटी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसी डिटेल को साथ में लेके चलने को बोलते हैं नुआंस्ड अप्रोच। देन टू कीप आउट ऑफ, दैट मीन्स टू नॉट इंक्लूड इन समथिंग, किसी चीज में किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इंक्लूड ना करना, शामिल ना करना, इन्वॉल्व ना करना, उसे बोलते हैं टू कीप आउट ऑफ, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे झगड़े में आप मत पड़िए, यू शुड कीप आउट ऑफ दिस, ठीक है, तो मतलब आपको मैं इंक्लूड करना नहीं चाह रहा हूं। देन द वर्ड इज परव्यू, दैट मीन्स द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग, किसी भी, है ना, चीज का जो कंसर्न है या इन्फ्लुएंस है उसका स्कोप कितना है ना, क्या उसकी रेंज है, तो रेंज को आप यहाँ पे परव्यू कह रहे हैं। टू बी प्लग्ड, दैट मीन्स टू बी कनेक्टेड, ये तो बहुत आसान था, है ना, प्लग तो घर में हमारे होता ही है,
एंड आप टीवी का प्लग लगाते हैं तो क्या कह सकते हैं, टीवी इज प्लग्ड, दैट मीन्स द टीवी इज कनेक्टेड। उसमें जो भी प्रोग्राम आ रहा है वो अनइंटरप्टेड आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि वो टीवी प्लग्ड है। ऐसे ही अगला वर्ड है मिसिव। मिसिव माने एक रिटर्न मैसेज है जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस किया माने संबोधित किया जा रहा है। कस्टोडियन माने वो व्यक्ति जो किसी की देखभाल करता है। टू रेज द वॉल माने लिमिट सेट करना। कैश बर्न का मतलब होता है उस रेट की बात जिस पर कंपनी जो है अपने पूंजी को खर्च करती हैं दिन प्रतिदिन के खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसे कैश बर्न कहा जाता है। एंड देन है टू टैप फॉर, दैट मीन्स टू रीच फॉर, किसी जगह पहुंचने की कोशिश करना, है ना, उसे बोलते हैं टू टैप फॉर। तो आइए अब पैसेज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर भी आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा और वो 5 क्वेश्चन आपको, है ना, करके मुझे अगले दिन मिलना है। अगले दिन मैं उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मुझे कमेंट ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू। ओके, लेट्स स्टार्ट। The government's decision to ban foreign direct investments through the automatic route from neighboring countries that share a land border with India has raised eyebrows. That means government का जो decision है कि वो FDI को बैन करेंगे, है ना, किसके थ्रू करेंगे? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू करेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज से आ रहा है ना। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज? वो नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे ना आईब्राउज रेज हो गई हैं, लोग सरप्राइज्ड हो गए हैं कि ये कैसे आपने कह दिया या फिर ये आपने क्या कह दिया। दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स who could exploit cheap valuations in the depressed economic conditions post lockdown to pick up equity interest in select companies, ठीक है ना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मूव जो है चाइनीज इन्वेस्टर्स को देखते हुए रखी हुई है। और क्या करने वाले हैं ये? जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं चीप वैल्यूएशन, है ना, कुछ कंपनी की वैल्यूएशन माने उनकी जो कीमत है उनको चीप आंक सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में? ये जो इकोनॉमिक कंडीशन लॉकडाउन के बाद निकल कर आएगी वो कैसी है? वो डिप्रेस्ड है ना, वो नीचे ग्रोथ उसकी आ चुकी है ना। तो क्या है उसमें? वो लोग कौन? चाइनीज इन्वेस्टर जो हैं वो इक्विटी इंटरेस्ट को उठाएंगे, उनकी जो पूंजी है उसको वहां पे उठाएंगे और वो कुछ कंपनीज में ऐसा कर सकते हैं। तो इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स एज प्रेस नोट 3/220 सीरीज ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्क्राइब इट। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या डिस्क्राइब किया? तो इस मौके का जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो चाइनीज इन्वेस्टर जो हैं उसके डर से इंडिया अकेला नहीं है। कौन कौन शामिल है? इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन टू protect their businesses from foreign investors fishing for distressed entities in need of cash in the post COVID-19 scenario, ठीक है। तो इंडिया के अलावा इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम पहले से उठा लिया है। और देखो यहाँ पे कितनी स्मार्ट राइटिंग की गई है, थोड़ी सी यहाँ पे विटी कह सकते हैं अब इसको। क्या लिखा हुआ है? बिजनेसेस फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे कोटेशन लिखा है छोटा सा कि फॉरेन की जगह चाइनीज पढ़िए, ठीक है। चाहे तो ये लोग यहाँ पे फॉरेन के जगह चाइनीज खुद लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या करा? ब्रैकेट में लिखा चाइनीज और आपसे कह रहे हैं इसमें फॉरेन की जगह चाइनीज पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा सरकास्टिक वे में यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है कि, है ना, वो क्या कर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टर जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्ट्रेस एंटिटीज माने ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, है ना, जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, और है ना उनको कैश चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। कब? कोविड-19 के बाद के सिनारियो, बाद की सिचुएशन में। देन चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन अ शार्प अपकर्व इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो अपकर्व में है, माने वो बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अकॉर्डिंग टू अ ब्रुकिंग्स India study, the total current and planned investment by Chinese entities is over $26 billion। की एक स्टडी हुई थी ब्रुकिंग्स की, कि उन्होंने बताया कि चाइनीज एंटिटीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में वो $26 बिलियन से ज्यादा है। चाइनीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज, है ना, ब्रिक और मोटर इंडस्ट्रीज में नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी और कहा, बट इन टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक स्टार्टअप्स, है ना, जो फिनटेक स्टार्टअप्स है उनमें भी है, जैसे अलीबाबा एंड
where Alibaba and Tencent have funded a host of Indian names such as Paytm, Swiggy, Ola, Zomato and Big Basket. तो Alibaba ने और Tencent ने Paytm, Swiggy, Ola, Zomato, Big Basket में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं. It is quite possible that a move to curb or control Chinese investment in Indian companies was always on the cards and that COVID-19 was a good excuse to pull the trigger. कि हम ये भी कह सकते हैं ये पॉसिबल है, हमें नहीं पता कि ये सच में है कि नहीं, पर ये पॉसिबल है कि ये हमेशा से उनके मन में रहा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना चाहते थे, शुरू से ऐसा था. और अब कोविड-19 के आने से उनको ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का एक एक्सक्यूज मिल गया है, एक अच्छा बहाना मिल गया कि हाँ भाई देखो इसके वजह से हम परेशानी में हैं, तो अब हम आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाह सकते, ऐसा वो कह सकते हैं. उनको ये बहाना मिल गया है. There has always been unease over the fact that there is a thin line that divides the state sector from private enterprise in China, and several companies there trace linkages back to the security apparatus of that country. ठीक है कि वहां पे हमेशा एक अनीज रही है, अनीज माने एक परेशानी रही है ना, तकलीफ रही है इस फैक्ट पे कि बहुत थिन लाइन है जो डिवाइड करती है स्टेट सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्राइज से. चाइना में एक स्टेट सेक्टर है, दूसरा प्राइवेट एंटरप्राइज है, दोनों में फर्क बहुत कम है. और सेवरल कंपनीज जो हैं वहां पे वो ट्रेस करती हैं लिंकेजेस बैक टू द सिक्योरिटी अपैरेटस ऑफ दैट कंट्री. उस कंट्री का जो भी सिक्योरिटी अपैरेटस है, माने टूल जो है, सिक्योरिटी का जो टूल है उसके साथ पे लिंक करती हैं. ठीक है, माने जो उनकी पॉलिसीज हैं अपने ना कंट्री के बॉर्डर्स को लेके या फिर उनकी आर्मी को या फिर उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसके साथ जो उनकी स्ट्रैटेजी है उससे लिंक करती कुछ कंपनी, ऐसा भी वो कह रहा है. आगे बढ़ते हैं. सो वाइल द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज प्रोबेबली वैलिड इन द करंट सर्कमस्टांसेस, द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड अ मोर नुआंस्ड अप्रोच. इसलिए तो जो डिसीजन लिया गया है ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इस सिचुएशन को देख के तो वैलिड हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ और नुआंस्ड अप्रोच, मतलब बहुत बारीकी बारीकी से है ना आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्हें भूलना नहीं था, ऐसा भी वो कर सकते थे. आगे, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू as they do not pose a threat of takeover of existing business. जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तो इससे बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि वो कोई भी थ्रेट नहीं दर्शाते. टू द कॉन्ट्ररी दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज एंड बिजनेसेस इन द कंट्री. है ना, उसके उल्टा क्या है कि वो नई कैपेसिटी है ना क्रिएट करते हैं, नए बिजनेस क्रिएट करते हैं देश में. अ डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स. एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस उनको उन्हें बनाना जरूर चाहिए था जो इन्वेस्टर्स के क्लास के बेसिस पे रहता. जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स आर financial investors who may not necessarily be interested in taking over and running a business. जो वेंचर कैपिटल फंड है उसका रिलेशन ये नहीं है कि वो सीधे है ना बिजनेस में डील करेंगे और वो आपकी जगह बिजनेस रन करने आएंगे. ठीक है ना, वो तो पीछे से इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, while the FDI route has been plugged, FDI का रूट जो है वो प्लग किया हुआ है. इट इज नॉट क्लियर व्हाट हैपेंस टू इन्वेस्टमेंट्स दैट कम थ्रू द मार्केट रूट. मार्केट रूट से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसका क्या होगा ये नहीं पता, पर एफडीआई को तो प्लग किया हुआ है, मैंने उसका तो प्लग अभी निकाला नहीं है. SEBI has already sent out missives to custodians asking for details of Chinese holdings in listed entities. तो SEBI ने क्या किया, SEBI ने पहले से ही एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है कस्टोडियंस को, जो देखरेख करते हैं, उनसे डिटेल मांगी है चाइनीज होल्डिंग के बारे में. इनके लिए लिस्टेड एंटिटीज में कुछ कंपनीज हैं लिस्टेड, उनके बारे में डिटेल मांगी है. हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, ये रेगुलेट कैसे करेंगे. एंड अगेन व्हाट हैपेंस टू एफडीआई दैट कम्स इन थ्रू एंटिटीज रजिस्टर्ड इन कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया बट विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू चाइना. ठीक है ना, और साथ में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रेगुलेट कैसे करेंगे, पहला. दूसरा कि उसका क्या होगा उन एफडीआई का जो दूसरे कंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, जो हमारे साथ में लैंड बॉर्डर शेयर तो नहीं करते, लेकिन उनका जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट वो पाते हैं वो चाइना से लिंक करता है, उनका क्या होगा. And now that the wall has been raised, approvals should be quick for investment proposals in the technology startup space where cash burns is high and existing investors are often tapped for a top-up investment. ठीक है, कि उन्होंने बोला कि अब जब
है ना, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, आपने एक लिमिट तय कर दी है, आपने सब कुछ खाका तैयार कर दिया है, तो साथ में क्या करना चाहिए, ठीक है, उनको तेजी से, है ना, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए तैयार होना चाहिए। किसमें, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस में, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के सेक्टर में उनको, है ना, जल्दी से इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल तैयार कर लेना चाहिए, जहां पे कैश बर्न्स बहुत हाई है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस उनकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बार बार इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, परेशान किया जाता है, उनको अप्रोच की जाती है। ठीक है, आपने देखा पैसेज काफी इजी था पिछले पैसेज, 2 पैसेजेस के मुकाबले, और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है कि एक्चुअली गवर्नमेंट सोच क्या रही है, क्या हो सकता है ना, और आगे क्या होने वाला है, अगेन रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर भी आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द टाइटल ऑफ द पैसेज, ये आपको ढूंढना है। दूसरा, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू, व्हाई इज इट सो, क्यों इसको अलग रखना चाहिए, ऐसी डिमांड कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से किसको इन्फर नहीं कर सकते। चौथा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फ्रेज इंडिया स्टडी द टोटल करंट एंड प्लान इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज इज ओवर $26 बिलियन। जब ऐसा लिखा गया तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये भी हमें आंसर करना है। और पांचवा, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपने पैसेज पढ़ लिया है, आप क्वेश्चन भी पता चल गए हैं, और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी साथ में सेंड कर रहा हूं। जैसे अभी ये पैसेज जो मैंने आपको दिया, इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, और साथ में कल मैं कौन सा पैसेज लाने वाला हूं उसका भी लिंक मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा कि आप इस पैसेज को स्टडी करें, है ना, इसको पढ़ें अपने आप से, पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिखें अपने आप से तो आप उनको लिस्ट कर दें, और फिर क्रॉस चेक करें कि जो मैंने आपको बताए हैं उनसे मैच कितने करते हैं। फिर जब आप उनको पहले से देख चुके होंगे तो वर्ड्स का रिपीटेशन आपको उनको याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप काफी कुछ सीख रहे होंगे, है ना, इस ऑप्शन के द्वारा। तो चलिए, ऐसे मैं आपके सामने वीडियोस और पैसेज लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।